अब तक इसने कितने पैसे कमा लिए हैं? दक्ष पूछता है। सच कहूं तो लाखों रुपए मैं तेरी लड़ाई से कम लिए हैं, विक्की हंसते हुए कहता है। क्या सच में इतने पैसे मिलते हैं? दक्ष कहता है। नहीं, पिछले 2 मैच में मुझे कुछ भी नहीं मिला। अगर सामने वाला पहले ही हार मान लेता है तब मुझे उतने ही पैसे मिलेंगे जितने मैंने लगाए थे, लेकिन अगर तुम्हारी लड़ाई होती है तब बात कुछ और होगी, विक्की कहता है। दक्ष सोचता है कि उसे लड़ना तो है ही, अगर वो अपने पैसे अपनी ही लड़ाई पर लगा देता है तब उससे ज्यादा उसके लिए अच्छा क्या होगा। अगर वो गेम से बाहर निकलता है या हार जाता है तब भी तो उसे नुकसान ही होने वाला है। लेकिन दक्ष गेम से बाहर निकालने की सोच ही नहीं रहा था, वो तो उसे लड़ाई को पूरा लड़ने की सोच रहा था, क्योंकि उसने उसे लड़ाई के लिए एक बैकअप प्लान तैयार कर रखा था जो उसमें आने पर उसके लिए काम कर सकता था। तो मुझे भी पैसे लगते हैं, दक्ष कहता है। हाँ, क्यों नहीं, तुम्हें पैसे किसकी लड़ाई पर लगानी है और किस पर? विक्की पूछता है। मुझे कल होने वाली लड़ाई पर पैसे लगानी है, वो भी मुझ पर, दक्ष मुस्कुराते हुए कहता है। लगता है तुम्हें अपने आप पर बहुत ज्यादा विश्वास है, मेरी तरह। मुझे भी तुम पर पूरा विश्वास है कि तुम अच्छा ही करोगे, इसलिए मैं तुम पर पूरे 5,000 लगाने वाला हूं। दक्ष को पता था कि ये 5,000 बहुत ज्यादा है, यहां कि अगर वो इन 5,000 को धरती के पैसों के बदले बदलेगा तब वही 5,000 5 लाख में बदल जाएंगे। और अगर मैं लड़ाई जीत गया तो तुमको कितना मिलेगा? दक्ष पूछता है। तुम्हारा भाव बहुत अच्छा चल रहा है और कल का मुकाबला बहुत ही ज्यादा खतरनाक होने वाला है, क्योंकि सभी लोगों को लगता है कि इस मुकाबले को विवेक ओबेरॉय बड़ी ही आसानी से जीत जाएगा, इसलिए उसका दाम कम है, क्योंकि वो एक इवॉल्वर है और उसके पास 200 से भी ज्यादा सुपर पॉइंट है। लेकिन तुम्हारे बारे में ऐसा कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि अभी तक तुम एक इवॉल्वर भी नहीं बने हो, जिसकी वजह से तुम्हारे जीतने के बहुत ही कम चांस है, इसलिए तुम पर पैसे लगाने पर ज्यादा पैसे मिलेंगे, विक्की कहता है। तुम मुझे ये सारी बात अच्छे से बताओ, दक्ष उससे कहता है। दक्ष सोच रहा था कि उसे अपने पैसे लगाने से पहले एक बार ये सारी चीज अच्छे से समझ लेनी चाहिए, ताकि बाद में उसे कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो मान लो अगर कोई विवेक ओबेरॉय पर अपनी 1 रुपए लगता है, तब अगर वो जितना है तो उसे रुपए 3 ही मिलेंगे, यानी कि 3 गुना ज्यादा पैसे। लेकिन अगर कोई तुम पर पैसे लगता है तो वो रकम बहुत ज्यादा बड़ी है, यानी कि अगर कोई तुम पर रुपए 1 लगाएगा और तुम जीत गए तो वो रुपए 20 हो सकते हैं, विक्की दक्ष को कहता है। ठीक है, मैं समझ गया, तुम मेरे पैसे लगा सकते हो मेरी तरफ से, और जीतने के बाद तुम मुझे मेरे पैसे दे देना, दक्ष उसे कहता है। वैसे तुम कितने रुपए लगाने की सोच रहे हो? विक्की पूछता है। ज्यादा नहीं, बस 1 लाख रुपए, दक्ष कहता है। और दक्ष की ये बात सुनकर उसके आसपास खड़े सभी लोगों के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ी रकम थी। तुम इतने पैसे क्यों लग रहे हो? ये बहुत ज्यादा है। अगर तुम हारते हो तो तुम बर्बाद हो जाओगे, राघव कहता है। वैसे भी मेरे पैसे मेरे किसी काम के नहीं है, लेकिन मैं कुछ पैसे अपने पास रख रहा हूं और बाकी के पैसे लग रहा हूं। लेकिन दक्ष, 1 लाख बहुत ज्यादा होते हैं, विक्की कहता है। निशिका ने जो पैसे दिए थे उनमें से दक्ष ने बहुत पैसे लगा दिए थे, लेकिन उसने इन मिशन पर जितने भी क्रिस्टल इकट्ठे किए उनमें से वो कुछ को बेचने में कामयाब हो गया था, और उसके पहले वाले और अब वाले पैसे मिलकर वो 1,10,000 का मालिक था, जिसमें से वो 1 लाख खुद के ऊपर लग रहा था और 10,000 अपने बाद के लिए बचा के रख रहा था। अगर उसका ये पैसे डूब जाए तो उसके पास कुछ तो पैसे हो। अगर तुम ये पैसे लगा देते हो तो तुम्हारे पास कितने पैसे बचेंगे? तुमने कुछ सोचा भी है या अपने सारे पैसे ऐसे ही लगा दिए? राघव कहता है। नहीं, मैंने थोड़े पैसे बचा लिए हैं, तुम चिंता मत करो, अगर मुझे जरूरत हुई तो मैं तुमसे ले लूंगा, दक्ष मुस्कुराते हुए उन सब से कहता है। ठीक है, तो चलो मेरे साथ, तुम्हारे ऊपर पैसे लगते हैं, विक्की कहता है और दक्ष को लेकर चला जाता है। विक्की दक्ष को एक जगह पर लेकर जाता है जहां पर एक लैपटॉप था। वो लैपटॉप विक्की का ही था, जिसके अंदर से वो पैसे लगाने वाला था। पहले विक्की दक्ष को करके दिखाता है और अपनी तरफ से 10,000 लगा देता है। पहले तो वो 5,000 ही लगाने वाला था, लेकिन जब उसने देखा कि दक्ष अपने ऊपर 1 लाख लगाने वाला है तब उसने अपनी रकम बढ़ा दी। विक्की दक्ष को करके दिखाता है और विक्की का काम होने के बाद वो उससे पूछता है, क्या तुम समझ गए या और करके दिखाना है? जैसा विक्की ने किया था वैसे ही दक्ष भी अपने पैसे लगा देता है। जैसा उसने कहा था वैसे ही वो अपने ऊपर 1 लाख रुपए लगता है। पैसे लगाने के बाद दक्ष पूछता है,
क्या मैं देख भी सकता हूं कि मेरे ऊपर किस किसने और कितने रुपए लगाए हैं? दक्ष कहता है, हाँ क्यों नहीं, तुम देख सकते हो। तुम्हें तो देखना भी चाहिए, क्योंकि इस तुम्हें अपनी पहचान का पता चलेगा कि बाहर लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं और तुम पर कितना भरोसा करते हैं। विक्की कहता है, और दक्ष के सामने कुछ नंबर निकलने लगता है। दक्ष जब वो नंबर देखा है तब थोड़ा हैरान हो जाता है, क्योंकि दक्ष के ऊपर 1.5 लाख रुपए ही लगे हुए थे, जो कि बहुत कम थे, जिसमें से 1 लाख उसी ने लगाई थी और 10,000 विक्की ने। जरा ये देखने की ये 40,000 किसने लगाए हैं? नहीं, हम नहीं देख सकते, इसमें नाम शो नहीं करता है, लेकिन 40,000 एक साथ तुम पर नहीं लगे हैं। ये 40,000 15 लोगों ने तुम पर लगाए हैं, विक्की बताता है। अब जरा विवेक ओबेरॉय पर भी नजर डाल ही लेते हैं कि उसी पर कितने पैसे लगे हैं, दक्ष मुस्कुराते हुए कहता है। फिर विक्की उसका वाला निकलने लगता है, लेकिन जब उनके सामने एक नंबर आता है तब दक्ष और विक्की की आंखें हैरानी बड़ी हो गई थी, क्योंकि विवेक ओबेरॉय पर 5 करोड़ रुपए लगे हुए थे, जो कि बहुत ज्यादा थे। कोई इस पर इतने पैसे क्यों लग रहा है? दक्ष पूछता है। पता नहीं, तुम पर तो 30-30 लोगों ने ही पैसे लगाए होंगे, लेकिन इस पर तो सभी पैसे लग रहे हैं, और पता नहीं हमारे आश्रम में से भी किसने इस पर कितने लगाए होंगे। कोई सामने से तो नहीं रहेगा, लेकिन मैं जानता हूं कि सभी ने इसी के ऊपर अपने पैसे लगाए हैं, विक्की कहता है। अगर वो सारे पैसे डूब गए तो दक्ष हंसते हुए कहता है, तो गया, वो सारे बर्बाद हो जाएंगे, लेकिन हम तो मालामाल हो सकते हैं अगर तुम वो मुकाबला जीत जाते हो तो, विक्की कहता है। दक्ष ये सब सोच ही रहा था, इतने में वो देखता है कि उसे पर पैसे लगना शुरू हो गया है, और वो पैसे एक ही अकाउंट से आ रहे हैं। इसके बाद दक्ष का नंबर बढ़ाना शुरू हो गया था, जिसको देखकर विक्की और दक्ष दोनों बहुत ज्यादा हैरान हो गए थे। ये कौन है मिस्टीरियस अकाउंट वाला जो तुम पर पैसों की बारिश करता जा रहा है? ये नंबर तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। दक्ष पर 10 लाख, फिर 50 लाख और फिर 1 करोड़ रुपए लग गए थे, जिसकी वजह से दक्ष बहुत ज्यादा हैरानी में नजर आ रहा था, क्योंकि उसे नहीं पता था कि ऐसा कौन है जो उसे पर इतना भरोसा कर रहा है कि उसे पर इतने पैसे लगा देगा। इस बंदे ने तुम पर 1 करोड़ रुपए लगा दिए हैं, ये बहुत बड़ी बात है। इस नंबर को तो मैं सोच भी नहीं सकता हूं, और ये शायद अब तक की सबसे ऊंची रकम है जिसने एक साथ इतनी बड़ी रकम लगाई होगी, विक्की कहता है। अब इसने मुझ पर इतने पैसे लगाए हैं और ये मुझ पर इतना भरोसा कर रहा है, तो मैं इसका भरोसा कैसे तोड़ सकता हूं? कल के मुकाबले में मुझे तो जितना ही होगा, दक्ष मुस्कुराते हुए कहता है। फिर वो दोनों बाहर आ जाते हैं, क्योंकि अब पैसे लगाने के बाद उसे देखते रहने का कोई मतलब नहीं था। लेकिन कुछ ही घंटे में ये बात हर जगह फैलने लगी थी, दक्ष के ऊपर किसी ने 1 करोड़ रुपए लगाए हैं। अगर कोई हारने वाली बड़ी खेल रहा है, वो भी इतनी बड़ी, ये तो अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता कि वो कितना अमीर होगा। दक्ष पर इतने पैसे किसने लगा दिए? क्या तुम जानते हो? बहादुर सिंह विक्रम राठौर के पास जाकर पूछता है। मुझे नहीं पता, मैं तो उसे पर 1 रुपए भी नहीं लगाया है। मैंने तो वो पैसे विवेक ओबेरॉय को दिए हैं ताकि वो उसे जान से मार सके। मुझे अपने पैसे ज्यादा करने से कोई मतलब नहीं है। एक बार अगर दक्ष मर जाता है तब मेरा काम पूरा हो जाएगा, विक्रम राठौर कहता है। लगता है तुमने मेरी बात ध्यान से नहीं सुनी। किसी ने दक्ष पर 1 करोड़ लगाए हैं। अब तुम भी जानते हो कि ये कितनी बड़ी बात है। अगर धरती के पैसे लगाया जाए तो वो 1 अरब हो सकते हैं, और इतना अमीर कौन ही हो सकता है, बहादुर सिंह कहता है। मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी चाह दक्ष पर। कोई कुछ भी लगाए उसे तो कल मरना ही है, विक्रम राठौर कहता है। तुमसे तो बात करना ही बेकार है, बहादुर सिंह कहता है और वहां से चला जाता है। तुमने सुना, दक्ष पर किसी ने 1 करोड़ लगा दिए हैं क्या? हमें भी उसे पर पैसे लगानी चाहिए। आश्रम में कोई बात करता है? नहीं यार, मुझे नहीं लगता कि दक्ष जीत भी सकता है। दक्ष तो उसे के सामने कुछ भी नहीं है। मैंने तो विवेक ओबेरॉय पर ही अपने पैसे लगाए हैं। वो आसानी से जीत जाएगा और हमारे पैसे ज्यादा हो जाएंगे। तुम भी विवेक ओबेरॉय पर ही अपने पैसे लगाओ, उसमें सुरक्षा तो है। दक्ष का क्या भरोसा वो ये मुकाबला लड़े या ना लड़े, दूसरा कहता है। हाँ, इसकी बात बिल्कुल सही है। ये विक्रम राठौर तो इतना मजबूत है भी नहीं, इतना सब सोचते हैं। उसकी ताकत तो उसकी हथौड़े में ही थी, लेकिन जब दक्ष ने उससे उसका हथौड़ा छीन लिया तब वो हार गया। इसमें कौन सी बड़ी बात है, कोई कहता है।
मुझे भी अब मन करने लगा है कि मैं भी पैसे लग ही दूं, कोई कहता है और फिर सब हंसने लगते हैं। वही राजेश, गोयंका और पायल भी दक्ष पर लगे हुए पैसे ही देख रहे थे। उनको भी विश्वास नहीं हो रहा था कि कोई उसे पर इतने पैसे लगा सकता है। भाई, ऐसा भी कौन आ गया जो दक्ष पर इतना भरोसा कर सकता है और इतना ज्यादा अमीर है? मैंने तो आज तक किसी को नहीं देखा जो इतना अमीर हो। अगर हम भी अपना सब कुछ भेज दे तब भी इतने पैसे इकट्ठे नहीं कर सकते हैं, पायल कहती है। तुम सही कह रही हो मेरी बहन। अगर ये बंदा दक्ष पर इतने पैसे लगा सकता है तो सोचो, अगर वो हमारे साथ आ जाए तो वो हमारे लिए सोने के अंडे देने वाली मुर्गी बन सकती है और फिर हम इतने अमीर हो जाएंगे कि हम खुद का आश्रम शुरू कर लेंगे। हमें यहां रहने की भी कोई जरूरत नहीं होगी। राजेश गोयंका अपनी आंखों में उम्मीद के साथ कहता है। वो सब तो ठीक है, लेकिन पता कैसे चलेगा कि ये पैसे किसने लगाए हैं? पायल पूछता है। कुछ नहीं कह सकते, ये तो बहुत मुश्किल है, लेकिन तुम चिंता मत करो। इतनी बड़ी बात ज्यादा दिन तक छुप कर नहीं रह सकती। अगर वो जीत तब भी पता चल जाएगा, अगर वो हार तब भी पता चल ही जाएगा, राजेश गोयंका कहता है। आपको क्या लगता है वो जीत भी सकता है? विवेक ओबरॉय तो उसे देखकर ही मार देगा। ऐसे में दक्ष के जीतने के कोई चांस ही नहीं है। पायल रहती है और अपने भाई को देखकर मुस्कुराने लगती है। ये जुआ है और जुए में जो दिखता है वो होता नहीं और जो होता है वो दिखता नहीं, राजेश कहता है। आपकी बात का क्या मतलब है? पायल हैरानी से पूछता है। क्या बात? विवेक ओबेरॉय ने दक्ष से पहले ही बात कर ली हो और वो कल की लड़ाई हारने वाला हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है उसने अपनी तरफ से दक्ष पर इतने पैसे लगाए हों और वो कल की लड़ाई हार कर अपने पैसों को इतना ज्यादा करने वाला हो। ऐसे में तो उसी का फायदा होने वाला है, राजेश अपनी बहन को बताता है। ऐसे में तो उसी का नुकसान है। टॉप 10 में आने के बाद सब जानते हैं कि एक ऐसा इनाम मिलता है जो इन पैसों से भी ज्यादा कीमती होता है, और वो क्यों अपनी इज्जत को बर्बाद करके इसी नाम को छोड़कर कुछ पैसों के लिए हार जाएगा? पायल पूछता है। होने को तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन इस बारे में ज्यादा सोचने का कोई फायदा नहीं है। कल जो होगा देखा जाएगा, राजेश कहता है। वही दूसरी ओर विवेक ओबेरॉय भी अपने ऊपर लगाए हुए पैसे देख रहा था, और जब वो दक्ष के ऊपर लगाए हुए पैसे देखा है तब उसकी आंखों में भी उतनी ही हैरानी नजर आती है जितनी बाकी के सभी लोगों के आंखों में थी। उसको भी विश्वास नहीं हो रहा था कि कोई उसके ऊपर इतने पैसे लगा सकता है। ऐसा भी कौन आ गया जो इस लड़के पर इतने पैसे लग रहा है? और ये है कौन? मैंने तो आज से पहले इसका नाम कभी नहीं सुना। ये तो अभी तक एक इवॉल्वर भी नहीं बना है। ऐसे में ये मेरे सामने लड़ने की हिम्मत भी कैसे कर सकता है? विवेक ओबेरॉय कहता है। विवेक ओबेरॉय ने अभी तक दक्ष की लड़ाई नहीं देखी थी और ना ही वो ये देखा था कि उसका अगला मुकाबला किसके साथ होने वाला है, क्योंकि उसे पता था किसी के भी साथ हो वो बिना लड़े ही जीत जाएगा। लेकिन दक्ष पर इतने पैसे लगे हुए देखा वो हैरान था। लेकिन विवेक ओबेरॉय इस बारे में ज्यादा नहीं सोचता है और अपने और काम में लग जाता है। अगले दिन सब लोग दक्ष और विवेक ओबेरॉय का ही मुकाबला देखने के लिए जा रहे थे। कल जिसने भी दक्ष पर पैसे लगाए थे उस वजह से अब काफी लोग इस लड़ाई को देखने के लिए आ रहे थे, और इस बार उस मुकाबले को देखने वालों की संख्या पहले से कई गुना ज्यादा हो गई थी। दक्ष टाइम से ही गेम के अंदर आ गया था, क्योंकि वो अपने आप को आखिर में लाकर किसी की नजरों में अपने आप को कमजोर साबित नहीं करना चाहता था। लेकिन विवेक ओबेरॉय अभी तक मुकाबले में नहीं आया था। उसने क्या लड़ने से पहले ही हार मान ली है और वो मुकाबले में भी नहीं आएगा, कोई कमेंट करता है। लगता तो यही है यार कि वो नहीं आने वाला। अगर उस आना ही होता तो अब तक वो आ जाता है, कितनी देर क्यों लगता, कोई और कमेंट करता है। अगर वो 2 मिनट में नहीं आया तो दक्ष बिना लड़े ही जीत जाएगा और ऐसे में हमारे पैसे डूब जाएंगे। हमने जो सोचा था वैसा कुछ नहीं होगा। अगर उनकी लड़ाई ही नहीं होती है तब हमें कुछ नहीं मिलेगा, कोई और कमेंट करता है। ये तो गलत बात है, इस लड़ने के लिए तो आना ही चाहिए था। ऐसे ऐसे हर कोई कमेंट कर रहा था और कमेंट इतनी तेजी से हो रहे थे कि उनका पढ़ना बहुत ही ज्यादा मुश्किल था, क्योंकि अभी तक विवेक ओबेरॉय मैदान में नहीं आया था, जिसकी वजह से लोगों के पास बात करने के अलावा और कोई काम नहीं था। ये अभी तक आया क्यों नहीं? क्या वो मुझसे लड़ना नहीं चाहता? दक्ष सोचता है और समय की तरफ देखने लगता है जो धीरे धीरे कम हो रहा था। आपने तो कहा था कि उसी ने दक्ष पर पैसे लगाए हैं, लेकिन वो तो लड़ने के लिए आ ही नहीं रहा, पायल राजेश से कहती है। मैं भी वही सोच रहा हूं।
अगर उसने पैसे लगाए होते तो वो लड़ने के लिए जरूर आता, वो लड़ाई के बीच में अपनी हार मानता, लेकिन ऐसे ना आने पर उस भी कुछ नहीं मिलेगा, राजेश कहता है और अपने सामने हो रहे मुकाबले को देखने लगता है। लेकिन जैसे ही आखिरी के 30 सेकंड रहते हैं तो सभी की सांसें तेज होने लगती हैं। साथ ही साथ दक्ष की भी सांसें तेज हो रही थीं। वो बस जीतने के कुछ ही कदम दूर था। दक्ष ने फैसला किया था कि ये उसका आखिरी मुकाबला होगा, क्योंकि इसके बाद वो टॉप 10 में आ जाएगा। इसके बाद उस वो इनाम मिल जाएगा और उस और कुछ नहीं चाहिए। जैसे जैसे समय कम हो रहा था वैसे वैसे सभी लोग हैरान हो रहे थे और मैदान की तरफ ही देख रहे थे। आखिरी के कुछ ही पलों में वहां पर एक धुआं उठता है और उसके अंदर से विवेक ओबरॉय अपनी बड़ी सी तलवार के साथ बाहर निकलता है। दक्ष उसको देखकर निराश था। अगर वो ना आता तो दक्ष को काफी ज्यादा अच्छा लगता, लेकिन जब वो अब आ ही गया है तब उससे लड़ना ही होगा। दक्ष लंबी सांस लेता है और उसकी तरफ देखने लगता है। मुकाबला को छोड़ने के लिए 2 मिनट का ही समय मिलता है और उसके बाद उस नहीं छोड़ा जा सकता जब तक उन दोनों में से कोई घायल ना हो जाए। उस 2 मिनट के अंदर सभी लोग ये देख रहे थे कि उन दोनों में से कोई गेम को छोड़ना तो नहीं है, क्योंकि इतने दिनों में काफी लोगों ने उनके सामने लड़ाई करने से पहले ही हार मान ली थी और अब देखना यह था कि इन दोनों में से कौन हार मानता है। लेकिन उन दोनों में से कोई भी गेम से बाहर नहीं जाता है, जिसके बाद सभी को ये यकीन हो जाता है कि अब उन दोनों की लड़ाई होगी और उन दोनों में से कोई एक ही जीतेगा और फिर उनको उनके पैसे मिल जाएंगे, वो भी कई गुना। तुम इतना देर से क्यों आए? दक्ष पूछता है। मैं तुम्हें जीने की कुछ और पल दे रहा था, विवेक ओबेरॉय कहता है। तुम तो बहुत ही ज्यादा घमंडी हो यार। हम दूसरी बार लड़ रहे हैं और तुम फिर भी ऐसी बात कर रहे हो, दक्ष अपने चेहरे पर स्माइल के साथ कहता है। लेकिन विवेक ओबेरॉय हैरान हो गया था, इसलिए वो पूछता है, दूसरी बार हम पहले कब लड़े थे? तुमको तो याद भी नहीं होगा, क्योंकि वो लड़ाई कुछ ही सैकड़ों में खत्म हो गई थी। लेकिन वो लड़ाई मेरी पहली लड़ाई थी जो मैंने इस ग्रह पर आकर की थी। दक्ष अपने चेहरे पर वही स्माइल के साथ कहता है। मैं कुछ समझ नहीं, विवेक ओबेरॉय कहता है। हम दोनों वीआर गेम के अंदर लड़े थे, जिसमें तुमने मुझे बिना छुए ही मेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े करके हरा दिया था और तब से मैं अपने आप को मजबूत बनाने की कोशिश कर रहा हूं। आज पता चल जाएगा कि तब में और अब में मैं कितना शक्तिशाली हुआ हूं, दक्ष कहता है। तो आज भी तुम वैसे ही हारोगे, विवेक ओबेरॉय कहता है और अपने दिमाग की शक्ति दक्ष पर छोड़ देता है। दक्ष को अपने अंदर एक अजीब सा दर्द महसूस होने लगता है, जिसकी वजह से वो घुटनों पर गिर जाता है। दक्ष को ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसा उसके ऊपर किसी ने पहाड़ रख दिया हो। दक्ष खड़ा होने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उस हिला भी नहीं जा रहा था। दक्ष को ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे उसकी नसें फट जाएगी और वो कुछ भी नहीं कर पाएगा। दक्ष ने उसको हारने के लिए अपनी सभी शोल का इस्तेमाल करने का फैसला कर लिया था और उनका काम पर भी लगा दिया था, लेकिन वो अभी तक उसके दिमाग की शक्ति से बाहर नहीं आया था। दक्ष की ऐसी हालत देखकर काफी लोगों के चेहरे पर खुशी थी और कुछ लोगों के चेहरे दुख में बदल गए थे। दक्ष ऐसे नहीं मार सकता है, विक्की कहता है। मैं वो नहीं देख सकती, मैं इसको ऐसी हालत में नहीं देख सकती हूं, निशा कहती है। अगर ऐसा ही चला रहा तो दक्ष ब्लास्ट हो सकता है और फिर यह मुकाबला वही खत्म हो जाएगा, राघव कहता है। एक और विक्रम राठौर अपनी मूंछों को गोल गोल घूम रहा था। उसके पास में बहादुर सिंह मौजूद था। विक्रम राठौर ने उस पहले ही बुला लिया था और कहा था कि वो दोनों साथ में दक्ष को मारता हुआ देखेंगे। देखा, दक्ष को तो कुछ भी करने का मौका ही नहीं मिला और वो अपने घुटनों पर आ गया है। ऐसे में तुम्हें क्या लगता है वो कितनी देर ऐसे टिक पाएगा? ज्यादा से ज्यादा कुछ मिनट, और उसके बाद उसका ऐसा हाल होगा जिसको किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा, विक्रम राठौर अपने चेहरे पर घमंड के साथ कहता है। अभी लड़ाई पूरी खत्म नहीं हुई है, अभी भी दक्ष के पास मौका है खड़ा होकर अपनी कुछ हिम्मत दिखाने का। मैं ये तो जानता हूं कि दक्ष इस लड़ाई को नहीं जीत सकता है, लेकिन वो ऐसे ही हार गया तो इसमें भी तुम्हारी ही बदनामी होगी, क्योंकि तुम एक ऐसे इंसान से हारे हो जो कुछ ही पल में विवेक ओबेरॉय के सामने मर गया। अगर ऐसे में तुम विवेक ओबेरॉय से लड़ते हो तब तो तुम उतना समय भी नहीं देख पाओगे। सभी तो यही सोचेंगे बहादुर सिंह विक्रम राठौर का मजाक उड़ते हुए कहता है। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं वापस से तीसरे नंबर पर आ जाऊंगा। इसके मरते ही और उसके कुछ समय बाद में सबके सामने तुम्हें चुनौती दूंगा और फिर वापस से मैं अपनी दूसरी जगह हासिल कर लूंगा और समय के साथ पहले नंबर पर आकर रहूंगा।
विक्रम राठौर अपने चेहरे पर घमंड के साथ कहता है। वहां लड़ाई के अंदर दक्ष की हालत बहुत ज्यादा खराब होती जा रही थी। दक्ष उस ताकत को अपने अंदर से निकलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो ताकत कुछ ज्यादा ही अजीब थी, जिसकी वजह से दक्ष बहुत ही ज्यादा कमजोरी महसूस कर रहा था। फिर दक्ष मकड़े वाली शोल का इस्तेमाल करता है, क्योंकि उसने हर तरह की शोल का इस्तेमाल करके देख लिया था, लेकिन कोई भी शोल उसकी मदद नहीं कर पा रही थी। लेकिन उस दक्ष को यह पता चलता है कि विवेक ओबेरॉय के दिमाग से एक लाइन निकल रही है, जो कि एक पूरे ऊर्जा की लाइन है जो सीधा उसके दिमाग पर असर कर रही है और वो उसके शरीर के अंदर घूम रही है। तो ये ऐसे अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करता है। अगर मैं इसकी शक्तियों को ठीक से जांचता हूं तो मैं इसकी शक्तियों को अपना हथियार बन सकता हूं। दक्ष सोचता है और अपने दिमाग को उस शक्ति जो उसके अंदर आ रही थी उसको एक जगह पर फोकस करने लगता है। वो अपनी उस ताकत को जो उसके अंदर आ रही थी उसको डेविल चाइल्ड के अंदर छोड़ने का फैसला करता है, क्योंकि दक्ष जानता था कि वो एक शोल है जो कुछ भी अपने अंदर ले सकती है और शायद इसकी वजह से डेविल चाइल्ड और भी ज्यादा ताकतवर बन जाए। दक्ष सोचता है और ऐसा ही करना शुरू कर देता है। फिर विवेक ओबेरॉय की ताकत, उसकी ऊर्जा उसके दिमाग से निकाल के दक्ष के दिमाग के अंदर जा रही थी और दक्ष के दिमाग के अंदर से वो सीधी डेविल चाइल्ड के अंदर जा रही थी, जो इस समय इवॉल्व हो रहा था। 2 मिनट तक ऐसा ही चलता रहता है, जिसके बाद दक्ष के चेहरे पर मुस्कान आनी शुरू हो जाती है, क्योंकि डेविल चाइल्ड का कोकून चमकने लगा था। मतलब वो पहले से भी कई गुना ज्यादा ताकतवर होकर निकलेगा, ऐसा दक्ष को लग रहा था। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम थी। जैसे जैसे दक्ष उसके अंदर ऊर्जा दे रहा था, वैसे वैसे उसके इवॉल्व होने की स्पीड कम होती जा रही थी। अगर मैं इसको ये सारी ऊर्जा दे देता हूं, तब मुझे नहीं लगता कि ये 1 महीने से पहले इवॉल्व हो पाएगा, दक्ष सोचता है। लेकिन वो फिर फैसला करता है कि वो विवेक ओबेरॉय की सारी ऊर्जा उसके अंदर भेजेगा। दक्ष समझ गया था कि विवेक ओबेरॉय क्या करता था। विवेक ओबेरॉय पहले अपनी ऊर्जा अपने सामने वाले पर डालता था, जिसकी वजह से वो सामने वाला कमजोर हो जाता था और उसको बर्दाश्त नहीं कर पाता था, और साथ ही साथ वो अपनी ऊर्जा को वापस बुला लेता था और उस ऊर्जा के साथ साथ वो दूसरे वाले के भी ऊर्जा को अपने अंदर ले लेता था। इसकी वजह से उसकी ताकत और ज्यादा हो जाती थी। लेकिन अब ये काम रुक गया था। अब जो विवेक ओबेरॉय से ताकत आ रही थी वो ना तो दक्ष को मिल रही थी और ना ही खुद विवेक ओबेरॉय को वापस वो सारी डेविल चाइल्ड अपने अंदर ले रहा था। लगभग आधे घंटे तक ऐसा ही चलता रहता है और अब विवेक ओबेरॉय काफी ज्यादा हैरान नजर आने लगा था, क्योंकि इतनी देर में दक्ष का शरीर एक धमाके में उठ जाना चाहिए था, लेकिन उसके साथ ऐसा कुछ नहीं हो रहा था। वो बिल्कुल शांत नजर आ रहा था और ऐसा सच भी था। दक्ष अपने आप को समय दे रहा था और अपनी ऊर्जा को इकट्ठी कर रहा था जो उसने पहले ली थी, और उसकी ऊर्जा को डेविल चाइल्ड के अंदर डाल रहा था ताकि दोनों की ताकत बराबर हो सके। ये सब इस लड़ाई में हो क्या रहा है? दक्ष कितनी देर से घुटनों पर बैठा हुआ है, लेकिन उसके साथ कुछ हो क्यों नहीं रहा? वो बिल्कुल शांत नजर आ रहा है। कोई कमेंट करता है, हमें नहीं पता विवेक ओबेरॉय के दिमाग में क्या चल रहा है। जरूर वो कुछ सोच कर ही ऐसा कर रहा होगा। क्या पता उसने पहले ही उसको हारने का फैसला कर दिया होगा, वो भी कुछ अलग तरीके से। वो जितना ज्यादा अपने दिमाग का इस्तेमाल उसके ऊपर कर रहा है, हो सकता है दक्ष की मौत उतनी ही बुरी हो। कोई और कमेंट करता है, इस वक्त हैरान तो विक्रम राठौर भी था, क्योंकि उसने सोचा था कि दक्ष कुछ ही पलों में मर जाएगा, लेकिन अभी उसको देखकर ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था। दक्ष बिल्कुल ठीक नजर आ रहा था और वो आराम से बैठा हुआ था और विवेक ओबेरॉय को देख रहा था। 1 घंटे तक ऐसा ही चलता है, जिसके बाद विवेक ओबेरॉय उस ताकत को वहीं पर रोक देते हैं, क्योंकि उनका पसीना आना शुरू हो गया था और अब उन्हें नहीं लगता था कि इस शक्ति का दक्ष पर असर हो रहा है। अरे तुमने इसको बंद क्यों कर दिया? ये तो मुझे और भी ज्यादा मजबूत बना रही थी एक बार, और इसी शक्ति का इस्तेमाल करो। दक्ष अपने चेहरे पर स्माइल के साथ कहता है, तुम मेरी इस ताकत को अपने अंदर नहीं रख सकते हो। ये ताकत बस सामने वाले को खत्म करने के लिए ही बनाई गई है। ऐसे में तुमने जरूर कुछ और किया होगा। मुझे सच सच बताओ तुमने क्या किया था, नहीं तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। विवेक ओबेरॉय गुस्से से भरी आवाज में कहते हैं, तुम बेवकूफ हो। तुमने मुझे एक ऐसी ताकत दी है जो भविष्य में मेरे काफी काम आएगी, और तुम वैसे भी मेरे किसी काम के नहीं हो।
इसलिए मैं तुमको बात ही देता हूं कि वो ताकत मैंने अपने आप को मजबूत बनाने के लिए इस्तेमाल की है। दक्ष उसको सच नहीं बताना चाहता था, क्योंकि ऐसा करने पर उसी का नुकसान था, क्योंकि जो लोग उसकी लड़ाई देख रहे थे वो उन दोनों की बातें भी सुन सकते थे। अगर ऐसे में वो सबके सामने ये बता देता है कि उसने विवेक ओबेरॉय जैसे ताकतवर इंसान की ताकत को अपनी शोल के अंदर डाल दिया है, तो इसके बाद सभी लोग उस शोल को हासिल करने के लिए लग जाएंगे, क्योंकि विवेक ओबेरॉय की ताकत मिलने के बाद वो शोल कितनी ज्यादा ताकतवर हो सकती है, इस बात का कोई अंदाजा ही नहीं लग सकता था। विवेक ओबेरॉय के पास ये ताकत एक लिमिटेड मात्रा में ही थी। उसके पास एक ऐसी स्किल थी जिसे वो काफी सालों से इस्तेमाल कर रहा था, और वो स्किल ऐसे काम करती है, जब वो उसका इस्तेमाल दूसरे पर करता तो वो दूसरे की ऊर्जा को अपने अंदर इकट्ठी कर लेती और फिर उसकी ताकत दोगुना हो जाती, और जब तीसरे पर करता तो उसकी ताकत और ज्यादा, फिर अगले पर और ज्यादा, ऐसे ही चक्कर में वो काम करती थी। और इतने सालों में विवेक ओबेरॉय ने उस ऊर्जा को बहुत ज्यादा कर दिया था, जिसकी वजह से उसकी ताकत इतनी ज्यादा हो गई थी। लेकिन अब वो सारी ताकत दक्ष की सल के अंदर आ गई थी, और अब विवेक ओबेरॉय के पास कुछ भी नहीं बचा था, और ये एक उसके लिए बहुत बड़ा नुकसान था। तुमको क्या लगता है तुम मेरी ऊर्जा को अपने अंदर रख लोगे तो मैं तुमसे हार जाऊंगा? मैं अभी भी इतना ज्यादा ताकतवर हूं कि मुझे कोई नहीं हरा सकता है। विवेक ओबेरॉय अपनी आवाज में घमंड के साथ कहता है। तुम्हारा घमंड को तो मैं तोड़ ही दूंगा, लेकिन तुमने मेरा बहुत बड़ा काम किया है, दक्ष अपने चेहरे पर स्माइल के साथ कहता है। अब मारो, विवेक ओबेरॉय अपनी तलवार को उठाते हुए कहता है और दक्ष की तरफ तेजी से जाने लगता है। दक्ष अपने बचाव में अपनी तलवार उठाकर उसको रोक देता है, लेकिन विवेक ओबेरॉय की ताकत कुछ ज्यादा ही थी, जिसकी वजह से दक्ष काफी पीछे होकर रुकता है। दक्ष ने अपनी सभी शोल का इस्तेमाल कर लिया था, क्योंकि उस पता था कि ये लड़ाई बहुत ज्यादा खतरनाक होने वाली है, इसलिए अब वो किसी भी तरह की लापरवाही की उम्मीद नहीं करता था। फिर विवेक ओबेरॉय दक्ष पर एक और हमला करता है, लेकिन इस बार दक्ष उस अपनी तलवार से नहीं रोकता, वो बस उस जगह से हट जाता है, जिसकी वजह से वो जगह पूरी तरह से टूट जाती है। लेकिन इस बात से विवेक ओबेरॉय को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, उसकी आंखों में तो खून सवार था। तुमने मेरी इतनी वर्षों की मेहनत बर्बाद कर दी, तुम जानते भी हो उस ऊर्जा को इकट्ठा करने में मुझे कितने सालों का समय लगा है, विवेक ओबेरॉय कहता है, और एक बार फिर दक्ष पर अपनी तलवार से हमला करता है। अब तुम ही बता दो कि तुमको कितना समय लगा था, दक्ष उसके हमले से बचत हुआ पूछता है। मैं जब 10 साल का था तब से उस स्किल का इस्तेमाल कर रहा हूं, और तभी से मैं दूसरों की ऊर्जा को उसके अंदर इकट्ठा करना शुरू कर दिया था, और अब तक मेरे पास इतनी ऊर्जा थी कि मैं पूरे ग्रहों को खत्म कर सकता था, लेकिन तुमने पता नहीं कैसे उस पूरा बर्बाद कर दिया। अब फिर से उस इकट्ठा करने में न जाने मुझे कितना समय लगेगा, विवेक ओबेरॉय कहता है। हाँ, तो इसमें मेरी गलती थोड़ी है, तुमने ही वो मुझ पर छोड़ी थी, और मैं तो अपने बचाव में ही उसका इस्तेमाल किया। वो इस्तेमाल हो गई तो अब मैं क्या कर सकता हूं, दक्ष अपने चेहरे पर वही स्माइल के साथ कहता है। लेकिन मेरे पास एक और तरीका है, जिसकी वजह से मैं और भी ज्यादा जल्दी उस ताकत को इकट्ठा कर सकता हूं जो तुमने ली है। मैं पहले तुमको तड़पाऊंगा और फिर तुम्हारे अंदर से तुम्हारी सारी ऊर्जा छीन लूंगा। मैं जानता हूं मेरी ऊर्जा इतनी जल्दी इस्तेमाल नहीं की जा सकती, वो तुम्हारे शरीर में कहीं ना कहीं जरूर होगी, इसलिए मैं उस अपने पास वापस बुला लूंगा और फिर तुम्हारी ऐसी हालत करूंगा कि तुम करने के लिए भीख मांगोगे, विवेक ओबेरॉय कहता है। एक तो यार तुम बोलते बहुत हो, अब हमारी लड़ाई चल रही है तो हमें लड़ना चाहिए, ना कि बात करनी चाहिए, दक्ष कहता है। जैसी तुम्हारी मर्जी, विवेक ओबेरॉय कहता है, और अपने हाथ में एक खंजर बुलाकर दक्ष पर मार देता है, लेकिन दक्ष उसको अपनी तलवार से रोक देता है। लेकिन उसके बाद जो होता है उसकी वजह से दक्ष हैरान हो जाता है। ऑनलाइन मैच देखने वाले तो अपनी आंखें तक बंद नहीं कर रहे थे, क्योंकि उस समय कुछ सीन ही ऐसा चल रहा था। लोगों ने कमेंट करना तक बंद कर दिया था। विवेक ओबेरॉय ने दक्ष पर खंजारों की बारिश कर दी थी, और वो इतनी तेजी से दक्ष की तरफ आ रहे थे जिससे दक्ष का बचना असंभव था। लेकिन दक्ष अपनी जगह पर बिल्कुल शांत खड़ा रहता है और ब्लैक ब्लड का इस्तेमाल करना शुरू कर देता है। दक्ष जानता था कि यह सही समय नहीं है, लेकिन उस खंजर की बारिश से बचने के लिए उसके पास यही रास्ता था, इसलिए दक्ष एक एक करके अपनी तरफ आते हुए खंजारों को अपनी तलवार से कटने लगता है।
जब वहां पर खंजर की बारिश हो रही थी तभी दक्ष नोटिस करता है कि उसके पैर के पास जो खंजर लगा हुआ है वो हिलने लगा है। अब ये खंजर सोचता हिल क्यों रहा है, मैंने तो उसको ऐसे ही ले लिया था, क्या पता कहीं पर काम आ जाता, लेकिन इतने समय के बाद ये पहली बार हरकत कर रहा है, मुझे निकाल कर देखना चाहिए, दक्ष सोचता है। और फिर दक्ष अपना हाथ नीचे करके वहां से एक खंजर निकलता है। वो खंजर देखने में बिल्कुल सोने के रंग का था और ये वही खंजर था जो उस दिन उस कनखजूरे से लड़ते हुए दक्ष को पत्थर में मिला था। लेकिन इतने समय में दक्ष को ये पता नहीं चला था कि ये खंजर करता क्या है, और ना ही दक्ष को ये पता चला था कि वो खंजर वहां पर आया तो आया कैसे, लेकिन फिर भी दक्ष उसको अपने पास रख रहा था। कुछ तो बात है इसमें, इसीलिए ऐसी हरकत कर रहा है, दक्ष सोचता है और उस खंजर को अपनी तरफ आते हुए खंजर से मार देता है। ऐसा करते ही वहां पर एक धमाका होता है और दक्ष की तरफ आता हुआ खंजर बीच में ही टूट जाता है। लेकिन उस सोने के रंग के खंजर में एक अजीब सी बात होने लगी थी। जब दक्ष ने उस दूसरे खंजर से उस लगाया था तब उस खंजर ने विवेक ओबेरॉय के खंजर से ताकत अपने अंदर ले ली थी और वो सोने के रंग का खंजर चमकने लगा था। इसका मतलब ये दूसरों के खंजर से ऊर्जा ले सकता है। मेरी तरफ इतने सारे खंजर आ रहे हैं, अगर मैं इन सबको इसे रोक दूं तो ही ये शायद आगे चलकर मेरे कुछ काम आ सकता है, दक्ष सोचता है और उस सोने के रंग के खंजर से अपनी तरफ आते हुए हर एक खंजर को काटने लगता है। वो खंजर की बारिश कुछ ज्यादा ही थी, इसलिए दक्ष को काफी ज्यादा समय लग रहा था। विवेक ओबेरॉय अपने दोनों हाथ ऊपर की तरफ करके खड़ा हुआ था, क्योंकि उसी के हाथ के अंदर से वो खंजर की बारिश दक्ष की तरफ जा रही थी। ऐसे में वो अपने हाथ नीचे नहीं कर सकता था। दक्ष एक एक करके दूसरे खंजर की ऊर्जा अपने खंजर के अंदर लेकर आ रहा था। ये तो बहुत ही ज्यादा तेज है और इसके पास ऐसी ऐसी चीज है जो मैं सोच भी नहीं सकता हूं। अब इन खंजर को मैं क्या बोलूं जो मेरे खंजर को ताकत दे रहा है। पहले इसकी खुद की ऊर्जा ने डेविल चाइल्ड को और भी मजबूत बनाने में मदद की और अब ये इस सोने के रंग के खंजर को मजबूत बना रहा है। मुझे इस मौके का पूरा फायदा उठाना चाहिए, दक्ष सोचता है और अपने ही काम में लगा रहता है। ये दक्ष कर क्या रहा है, उसके पास कोई शील्ड वगैरह नहीं है क्या? ऐसे में कोई ना कोई खंजर तो उसके लग ही जाएगा, विक्की कहता है। अरे ध्यान से देखो दक्ष, जब भी किसी खंजर को काटता है तब उसका खंजर और भी ज्यादा चमकने लगता है। शायद वो खंजर दूसरे खंजर से अपने आप को मजबूत बना रहा है और इसीलिए दक्ष उस खंजर का इस्तेमाल कर रहा है, राघव बताता है। लगता है दक्ष कुछ सोच रहा है, कबीर कहता है। हाँ, मुझे भी यही लगता है दक्ष पहले तो अपने खंजर को ताकतवर बनाएगा और फिर उसी से विवेक ओबेरॉय को हराएगा। मेरा तो यही मानना है, राघव कहता है। जो होगा देखा जाएगा, हमें दक्ष पर ध्यान देना चाहिए। जिस हिसाब से उस पर बारिश होती जा रही है, लगता नहीं है कि दक्ष ज्यादा देर अपने आप को बचा पाए, कबीर कहता है। और ये सच भी था, दक्ष ज्यादा देर अपने आप को नहीं बचा सकता था, क्योंकि उसने अब तक तो ब्लैक ब्लड का इस्तेमाल किया हुआ था और वो भी ज्यादा देर तक नहीं चल पाएगी। जब दक्ष उसको बंद करेगा तब आज उनकी हालत मरने जैसी हो जाएगी और वो बहुत ही ज्यादा कमजोर हो जाएगा, यहां तक कि हिल भी नहीं पाएगा जिस हिसाब से वो इसका इस्तेमाल कर रहा है। दक्ष को पसीने आने शुरू हो गए थे। दक्ष उस रोकना चाहता था लेकिन रोक नहीं पा रहा था। फिर दक्ष को अपने खंजर में कुछ अलग महसूस होता है और वो उस खंजर को ऊपर आसमान की तरफ कर देता है, जिसकी वजह से विवेक ओबेरॉय के सारे खंजर अपने आप उस खंजर से टकराने लगते हैं। दक्ष को हिलने की भी जरूरत नहीं थी, वो खंजर खुद ही अपना काम कर रहा था। जब दक्ष को लगा कि सब कुछ ठीक है तब वो कुछ देर के लिए ब्लैक ब्लड का इस्तेमाल करना बंद कर देता है। बंद करते ही दक्ष अपने आप को काफी ज्यादा थका हुआ महसूस कर रहा था और इसीलिए वो डेडली नाइट शेड का इस्तेमाल करता है ताकि वो अपनी ऊर्जा वापस इकट्ठी कर सके। जब विवेक ओबेरॉय ने देखा कि दक्ष उसके सारे खंजारों को अपने खंजर के अंदर रख रहा है तब विवेक ओबेरॉय का गुस्सा और भी ज्यादा हो गया, क्योंकि उस लगा जैसे उसने पहले उसकी ऊर्जा ली थी वैसे ही वो उसके खंजर की ऊर्जा ले रहा है। लेकिन आज से पहले विवेक ओबेरॉय ने ऐसे सोने के रंग का खंजर नहीं देखा था, ऐसा कमाल का खंजर जो अपनी तरफ आते हुए हर एक हमले को अपने अंदर रोक सकता है। ये बहुत ही बड़ी बात थी। तुम फिर से मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, विवेक ओबेरॉय कहता है और अपने अंदर से खंजर निकालना बंद कर देता है।
उन खंजर के अंदर विवेक ओबेरॉय की ऊर्जा थी, जिसकी वजह से वो अपने आप को कमजोर महसूस करने लगा था। विवेक ओबेरॉय गुस्से में दक्ष को देखा है, लेकिन दक्ष अपनी जगह पर बिल्कुल शांत खड़ा हुआ था और कुछ भी नहीं कर रहा था। तभी कुछ ऐसा होता है जिस पर दक्ष को विश्वास ही नहीं होता। एक बार फिर विवेक ओबेरॉय ऐसा कुछ करने लगता है जो उसकी सोच से भी ज्यादा था। विवेक ओबेरॉय अपनी तलवार को गोल गोल घूमने लगता है, जिसकी वजह से वहां पर एक बवंडर उठ जाता है। उस बवंडर के अंदर एक तलवार दक्ष की तरफ तेजी से आ रही थी। अब ये क्या है, दक्ष सोचता है और अपनी तलवार आगे कर देता है, लेकिन उस बवंडर के पास आते ही दक्ष की तलवार उसके हाथ से छूटकर उस बवंडर के अंदर चली जाती है, लेकिन वो बवंडर नहीं रुकता। फिर दक्ष के हाथ से दूध वो खंजर भी उस बवंडर के अंदर चला जाता है और वापस नहीं आता। इसने मेरे 2 हथियार ले लिए, मैं इसको नहीं छोड़ूंगा, दक्ष कहता है और मुकाबला के लिए तैयार हो जाता है। दक्ष इस बार मुकाबले के लिए अपने गॉन्टलेट्स निकलता है। गॉन्टलेट्स हाथ से जुड़े हुए थे, जिसकी वजह से वो उस बवंडर के अंदर नहीं जा पा रहे थे, और फिर दक्ष उन्हें गॉन्टलेट की मदद से अपनी तरफ आते हुए हमले से बचने रखता है। वो पूरी कोशिश कर रहा था कि ज्यादा से ज्यादा हम लोगों रोका जा सके, लेकिन वो बवंडर बहुत ही ज्यादा तेज था और उसको रोकना दक्ष के लिए मुश्किल होता जा रहा था। लेकिन फिर कुछ ऐसा होता है जिसके बाद देखने वाले हैरान हो जाते हैं। वो बवंडर पूरी तरह से गायब हो गया था और उस बवंडर के बीच में विवेक ओबेरॉय खड़ा हुआ था, जिसके एक हाथ में दक्ष की तलवार थी और दूसरे हाथ में उसका खंजर। अब तो दक्ष मारा विक्रम राठौर उसको देखते हुए कहता है, इतनी देर तक विवेक ओबेरॉय के साथ कोई भी मुकाबला नहीं कर पाया है और दक्ष कितनी देर से उसके साथ ऐसे ही लड़ रहा है। ऐसे में तुम उस कमजोर समझने की गलती मत करो, बहादुर सिंह कहता है। अब वो मारेगा, मैं विवेक ओबेरॉय को जो पैसे दिए हैं उसके बदले वो उसको मारेगा, वो भी उसी के हथियार से, विक्रम राठौर कहता है और सामने देखने लगता है। फिर विवेक ओबेरॉय उस तलवार को लेकर दक्ष की तरफ आने लगता है और फिर दक्ष अपने हाथ में विक्रम राठौर का हथौड़ा बुला लेता है। दक्ष के गॉन्टलेट के साथ अच्छी बात यह थी कि वो उसके साथ किसी और हथियार को भी पड़ सकता था। ऐसे में दक्ष अपने हाथों में उस हथौड़े को पकड़ता है। दक्ष किया थोड़ा निकलते ही विक्रम राठौर का गुस्सा और भी ज्यादा हो गया था, क्योंकि आज से पहले उस हथौड़े का इस्तेमाल उसके अलावा किसी ने नहीं किया था और अब दक्ष उसका इस्तेमाल करने जा रहा था। लेकिन विवेक ओबेरॉय वहीं पर रुक जाता है और अपने हाथ में मौजूद उस सोने के रंग के खंजर को देखने लगता है। तुमको ये खंजर कहां से मिला? ये खंजर बहुत ही ज्यादा अलग और ताकतवर महसूस हो रहा है, लेकिन ये अभी तक लॉक है, विवेक ओबेरॉय कहता है। दक्ष को नहीं पता था कि खंजर लॉक कैसे होते हैं और उनको कैसे खोलते हैं। क्या मतलब है तुम्हारी बात का? ये तो एक नॉर्मल खंजर ही है और ये जितना ताकतवर है बाकी भी उतने ही ताकतवर होते हैं, दक्ष उस पूछने के लिए कहता है। अगर ये किसी ताकतवर आदमी के पास में हो तो इसको अनलॉक किया जा सकता है, लेकिन तुम कमजोर हो, इसलिए अब तक इसकी असली ताकत को नहीं निकाल पाए। अगर निकाल पाते तो तुम अब तक और भी ज्यादा ताकतवर हो चुकी होते। इसके अंदर एक अलग ही ताकत मौजूद है जो शायद मेरे लिए ही बनी है। इस खंजर को मैं रख रहा हूं, पैसे भी तुम कुछ ही देर में करने वाले हो। ऐसे में इस खंजर का तुम्हारे पास कोई काम नहीं है, विवेक ओबेरॉय कहता है और उस खंजर को अपने पास रख लेता है। फिर विवेक ओबेरॉय अपने दोनों हाथों में तलवार को पकड़ लेता है और दक्ष की तरफ देखने लगता है। विवेक ओबेरॉय के एक हाथ में दक्ष की तलवार थी और दूसरे हाथ में उसकी खुद की तलवार। वो दोनों तलवार उस किसी राक्षस जैसा बना रहे थे जो किसी भी पल सारी दुनिया को खत्म करने के लिए तैयार हो। मैं तुम्हें ऐसे ही अपने हथियार नहीं देने वाला, हालांकि ये दोनों मेरी शोल नहीं है। अगर ये मेरी शोल होती तो मैं कब का इनको अपने पास बुला चुका होता और इनको तुम्हें छूने का मौका भी नहीं देता। लेकिन अब जब तक मैं तुमको हर नहीं देता हूं तब तक मैं इनको तुम्हारे पास से नहीं ले सकता हूं। लेकिन तुम बहुत ही जल्दी मरने वाले हो, दक्ष उससे कहता है। वो 2 वक्त ही बताएगा कि मैं मरता हूं या तुम मेरी ताकत। मैं अभी तक दिखाई ही नहीं है। अगर मैं अपनी सारी ताकत दिखा देता हूं तो तुम ये लड़ाई अभी छोड़ दोगे, विवेक ओबेरॉय कहता है। तो सोच क्या रहे हो? लगा दो अपनी सारी ताकत। मैं भी तुमसे डरता नहीं हूं, मैं तुमसे लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार हूं और आज मेरे पास तो एक वजह भी है
दक्ष उसको देखकर सोचता है, अगर दक्ष विवेक ओबेरॉय को हरा देता है तब वो आसानी से बिना लड़े ही नंबर 1 पर जा सकता है, क्योंकि ये बात सब जानते हैं कि इस मुकाबले में विवेक ओबेरॉय से ज्यादा ताकतवर ने हिस्सा ही नहीं लिया है और सभी अपने आप को विवेक ओबेरॉय से कमजोर मानते हैं। इसीलिए वो लड़ने से पहले ही अपनी हार मान लेते हैं और विवेक ओबेरॉय को आगे जाने देते हैं। इसलिए विवेक ओबेरॉय बिना कुछ किया ही इतने आगे तक आ गया था और आज दक्ष उसके साथ नहीं लड़ता तो कुछ ही दिनों में वो बिना कुछ किया वो नंबर 1 पर चला जाता और उसकी कोई नहीं रोक पाता। दक्ष के इतना कहते ही विवेक ओबेरॉय का शरीर चमकने लगता है और उसके हाथों से एक अजीब सी ऊर्जा निकलने लगती है। फिर विवेक ओबेरॉय दक्ष की तरफ ऐसे देखा है मानो वो बिना लड़ेगी उसको मार देगा। दक्ष उसके हाथों से अपनी तलवार छुड़ाना चाहता था, इसीलिए वो उस हथौड़े को घूमर विवेक ओबेरॉय की तरफ मारता है। विवेक ओबेरॉय का ध्यान कहीं और था, जिसकी वजह से दक्ष उसके हाथ पर हथौड़ा मारने में कामयाब हो जाता है और फिर विवेक ओबेरॉय के हाथ से एक तलवार छूट जाती है। लेकिन जो तलवार उसके हाथ से छुट्टी थी वो तलवार उसकी खुद की थी, ना कि दक्ष की। अपनी तरफ हमला होता हुआ देख विवेक ओबेरॉय दक्ष की तलवार से उस पर वार करता है, लेकिन दक्ष भी पीछे नहीं हटा और उस हथौड़े को अपनी पूरी ताकत लगाकर विवेक ओबेरॉय की तरफ मारता है। लेकिन उसके बाद जो होता है उसको देखकर सबकी आंखें हैरानी से खुल जाती हैं और सबसे ज्यादा तो विक्रम राठौर की, जो इस वक्त दक्ष को गुस्से से देखा हुआ बैठा था। जब दक्ष की तलवार और वो हथौड़ा आपस में लगा था तब दक्ष की तलवार की वजह से वो हथौड़ा 2 टुकड़ों में कट गया था। ऐसा होते ही वो पूरी तरह से बर्बाद हो गया था और अपनी शोल को ऐसे बर्बाद होता हुआ देख विक्रम राठौर को तो गुस्सा आना ही था। मैं तेरी जान ले लूंगा दक्ष, तूने मेरे हथियार को नष्ट कर दिया, विक्रम राठौर अपनी आवाज में गुस्से के साथ कहता है। लेकिन दक्ष को नहीं पता चल रहा था कि कोई उसके बारे में क्या सोच रहा है। वो तो अपने हाथ में टूटा हुआ हथौड़ा पकड़कर खड़ा हुआ था, जो धीरे धीरे गायब होता जा रहा था और कुछ ही देर में वो पूरी तरह से वहां से गायब हो गया था। अब दक्ष के हाथ में गॉन्टलेट के अलावा और कोई चीज नजर नहीं आ रही थी। जब पिछली बार मैंने इस तलवार से इस हथौड़े पर वार किया था तब तो कुछ नहीं हुआ था, लेकिन ऐसा अब कैसे हो सकता है? शायद ये अपनी ताकत चलने वाले से लेती होगी, तभी उस दिन रेगिस्तान में वो अजीब सा बीस्ट इस तलवार से इतना ज्यादा ताकतवर नजर आ रहा था और अब विवेक ओबेरॉय इस तलवार की सारी ताकत का इस्तेमाल कर रहा है। पता नहीं मैं कब इस ताकत का पूरा इस्तेमाल कर पाऊंगा, दक्ष उसको देखकर सोचता है। दक्ष हैरान था, लेकिन वो अपनी गॉन्टलेट से नहीं लड़ सकता था, क्योंकि गॉन्टलेट उससे लड़ने के लिए उसके पास में जाना होगा और ऐसा करना उसके लिए खतरनाक साबित हो सकता है। जैसे ही दक्ष उसके पास जाएगा वो दूर से ही दक्ष पर हमला कर देगा। इसीलिए दक्ष अपने गॉन्टलेट को वापस अपने शोल में भेज देता है और भागकर विवेक ओबेरॉय की तलवार उठा लेता है। तुम कुछ भी कर लो, लेकिन मुझे नहीं हरा सकते हो। मेरी तलवार मेरी ताकत मानती है और ये कोई बनावटी हथियार नहीं है, ये मेरी शोल है, इसलिए मैं इसको वापस अपने पास बुला सकता हूं, विवेक ओबेरॉय कहता है और उस तलवार को दक्ष के हाथों से गायब कर देता है। देखते ही देखते वो तलवार फिर से विवेक ओबेरॉय के हाथों में नजर आने लगी थी और अब दक्ष के हाथ में कुछ नहीं था, इसलिए उस मजबूरी में अपने गॉन्टलेट्स निकालना ही पड़ते हैं, क्योंकि उसके पास और कोई हथियार नहीं था। तेरे लिए तो मेरे गॉन्टलेट्स ही काफी है, दक्ष कहता है और उसकी तरफ देखने लगता है। दक्ष जल्दी जल्दी हमला नहीं कर रहा था, वो जितना हो सके उतना समय ले रहा था ताकि डेडली नाइट शेड को पूरा समय मिल सके उसकी ऊर्जा को वापस इकट्ठा करने में। मुझे अपनी तलवार वापस लेनी होगी और इसके लिए मुझे सनशाइन का इस्तेमाल करके देखना होगा, दक्ष कहता है और सनशाइन का इस्तेमाल करना शुरू कर देता है। सनशाइन के इस्तेमाल करते ही दक्ष के अंदर एक अजीब सी ताकत आने लगती है और उसके बाद दक्ष की स्पीड और भी ज्यादा हो जाती है। दक्ष जानता था कि उसके पास ज्यादा समय नहीं है, इसलिए वो जल्दी से विवेक ओबेरॉय की तरफ जाने लगता है और उस पर हमला करता है। विवेक ओबेरॉय अपनी दोनों तलवार से उस पर हमला कर रहा था, लेकिन वो चाहकर भी दक्ष पर हमला करने में कामयाब नहीं हो पा रहा था। दूसरी तरफ दक्ष की आइडेंटिटी सबके सामने आ गई थी और ये बात सबको पता चल गई थी कि गेम के अंदर लूजर नाम का लड़का और कोई नहीं दक्ष ही है। जब से उसने अपने गॉन्टलेट्स निकले थे, इस समय से सब में ये बात चलनी शुरू हो गई थी।
जैसे जैसे ये बात पहले वैसे वैसे ये बात मास्टर तक भी पहुंच गई थी, इसलिए मास्टर ने भी इस लड़ाई को देखने का फैसला किया था और इस वक्त वो भी दक्ष को ही देख रहा था। मास्टर के पास वो सारे लड़के खड़े हुए थे जो उस दिन दक्ष से लड़ रहे थे, लेकिन उनमें से कोई भी जीत नहीं पाया था। ये तो सनशाइन का इस्तेमाल कर रहा है, ये एक बहुत ही खतरनाक स्किल है, मास्टर कहते हैं। मास्टर, ये करती क्या है? रवि पूछता है। ये कुछ समय के लिए शरीर की सारी ताकतों को इकट्ठा करके कम पर लगा देती है, लेकिन बस कुछ देर के लिए, और जैसे ही इसका असर खत्म होता है शरीर बिल्कुल कमजोर हो जाता है। ऐसे में अगला मर भी सकता है, मास्टर सबको बताते हैं। लेकिन दक्ष को समझ में आ गया था कि इससे बात नहीं बनेगी। इतनी आज उनकी ताकत ज्यादा हुई थी, उतनी ही विवेक ओबरॉय की ताकत पहले से ही थी, और अब वो बस उस ताकत के साथ उस टक्कर दे पा रहा था। दक्ष 2 कदम पीछे रुकता है और उसको देखेगा कर बोलता है, मैं ये करना तो नहीं चाहता था, लेकिन मुझे ये करना पड़ेगा, दक्ष कहता है और लाइटनिंग बोल्ट का इस्तेमाल करना शुरू कर देता है। दक्ष को लाइटनिंग बोल्ट का इस्तेमाल करते हुए देखा मास्टर बहुत ही ज्यादा हैरान और निराश न जाने लगे थे, क्योंकि वो जानते थे कि इसका इस्तेमाल करने पर जान भी जा सकती है, और अब जैसी दक्ष की हालत है उसमें तो दक्ष का मरना पक्का है। मास्टर, अब ये कौन सी स्किल का इस्तेमाल कर रहा है? रवि पूछता है, क्योंकि आज से पहले उन्होंने ऐसी स्किल कभी नहीं देखी थी। इसका नाम लाइटनिंग बोल्ट है और इसका इस्तेमाल केवल एक ही बार किया जा सकता है। यह शरीर की सारी ऊर्जा को इकट्ठा करके अपने सामने वाले दुश्मन पर छोड़ने होती है। ऐसे में स्टील के अंदर इस्तेमाल होने वाली ऊर्जा इसके अंदर मिल जाती है, जिसकी वजह से शरीर के अंदर बिल्कुल भी ऊर्जा नहीं बचती, और ऐसे में करने के चांस ज्यादा हो जाते हैं। लेकिन दक्ष ने जो एक बार फैसला कर लिया था उसके बाद वो पीछे नहीं हटाने वाला था। वो विवेक ओबरॉय की तरफ देखा है और लाइटिंग बोल्ट का इस्तेमाल करना जारी रखता है, और कुछ ही देर बाद दक्ष के हाथों के अंदर एक अजीब सी ऊर्जा नजर आने लगती है, जो देखने में काफी ज्यादा खतरनाक नजर आ रही थी। फिर दक्ष विवेक ओबरॉय की तरफ देखा है और अपनी सारी ताकत को उसकी तरफ छोड़ देता है। ऐसा करते ही दक्ष के हाथों में से एक ऊर्जा का गोला निकलता है जो सीधा जाकर विवेक ओबेरॉय के सीने से टकराता है, और उसी के साथ वहां पर एक बहुत बड़ा धमाका हो जाता है, जिसकी वजह से वहां हर जगह एक अजीब सा धुआं न जाने लगा था। धुएं की वजह से किसी को कुछ भी नजर नहीं आ रहा था कि वहां पर क्या हो रहा है और उन दोनों में से कौन मारा है और कौन नहीं। सब हैरानी से उस मैच को देख रहे थे और यही सोच रहे थे कि अब क्या होने वाला है। सभी को चिंता थी, क्योंकि आज से पहले उन्होंने ऐसा मैच नहीं देखा था जिसमें इतनी ज्यादा तबाही हुई हो। धुएं के अंदर दक्ष नीचे गिरा हुआ था और जोर जोर से खांस रहा था। उसके खांसने के साथ ही उसके मुंह से उसी का खून बाहर आ रहा था जो दक्ष के हाथों पर गिर रहा था। दक्ष की आंखें बंद होती जा रही थीं। नहीं, मैं ऐसे हर नहीं सकता हूं, मेरी डेडली नाइट शेड, मुझे जल्दी से ठीक करो, दक्ष धीरे से कहता है, क्योंकि उसके गले से आवाज तक नहीं निकल रही थी। वहीं दूसरी तरफ विवेक ओबरॉय की ऐसी हालत नहीं थी, वो बस दूर जाकर गिर गया था, और उस हमले की वजह से विवेक ओबरॉय का कवच पूरी तरह से टूट गया था। विवेक ओबरॉय ने एक लेवल 5 का डेविल कवच पहन रखा था जो दक्ष के एक ही हमले से टूट गया था, और इस बार से नुकसान तो दोनों का ही हुआ था, लेकिन विवेक ओबरॉय का काम और दक्ष का ज्यादा। लड़ने से पहले विवेक ओबेरॉय को कुछ पलों का आराम करना था, ताकि वो अपनी ताकत को फिर से इकट्ठा कर सके। उसके पास ऐसी काबिलियत थी कि वो अपनी ताकत को फिर से जोड़ सकता था। पिछले साल जब वो दूसरे नंबर पर आया था, तब उसकी और पहले नंबर वाले की एकदम बराबर की लड़ाई हुई थी, लेकिन विवेक ओबरॉय की एक गलती की वजह से वो लड़ाई हार गया था, जिसकी वजह से उस दूसरे नंबर पर रुकना पड़ा। और वो गलती ये थी कि लड़ाई में उसने अपनी सारी ताकत लगा दी थी और फिर उसके पास बिल्कुल भी ऊर्जा नहीं बची थी लड़ने के लिए। इसलिए विवेक ओबेरॉय ने फैसला किया था कि वो एक ऐसी स्किल सकेगा जो उसकी ताकत को फिर से वापस ला सके। और कुछ समय बाद ही विवेक ओबेरॉय को एक ऐसी स्किल मिल भी गई थी जो इस काम में लगती थी। इतने समय से विवेक ओबेरॉय उसी का इस्तेमाल कर रहा था, जिसकी वजह से अब उसका शरीर पहले जैसा नजर आने लगा था, लेकिन वो अपने कवच को वापस नहीं बुला सकता था।
जब टूटकर बिखर चुका था। तुमने मेरा एक कवच तोड़ दिया, लेकिन मेरे पास ऐसे कवच बहुत है, विवेक ओबेरॉय मुस्कुराते हुए कहता है, और अपने ऊपर एक और लेवल 5 का डेविल कवच बुला लेता है। विवेक ओबेरॉय की कितनी ताकत थी, उस हिसाब से वो किसी भी बीस्ट से लड़ सकता था, और ऐसे में उसके पास अलग अलग तरह के हथियार और कवच होना लाजिमी था। कुछ ही देर में वहां का धुआं पूरी तरह से हट गया था, और जो नजर सबके सामने था उसकी वजह से काफी लोग हैरान हो गए थे। दक्ष जमीन पर पड़ा हुआ था और विवेक ओबेरॉय एक छोटी सी दीवार के पास बैठा हुआ था, जिसने अभी अभी सबके सामने अपना कवच बदला था। वो कितना ज्यादा खतरनाक था। दक्ष की एक ही बार में विवेक ओबेरॉय का कवच टूट गया, और इसलिए विवेक ओबेरॉय को अपना दूसरा कवच इस्तेमाल करना पड़ा, लेकिन अभी भी वहीं पर बैठा हुआ है और दक्ष से लड़ने के लिए नहीं जा रहा है। सभी के मन में यही सवाल चल रहे थे, लेकिन विवेक ओबेरॉय के मन में तो कुछ और ही था। विवेक ओबेरॉय धीरे से खड़ा होता है और दक्ष की तरफ देखने लगता है, जो इस वक्त जमीन पर पड़ा हल्की हल्की हाथ से ले रहा था। अब तो लगता है ये लड़ाई खत्म हो ही गई। अभी तो मजा आना शुरू हुआ था। मुझे लगा था कि अब मुझे अपना असली रूप दिखाना होगा, लेकिन मुझे उसकी जरूरत ही नहीं पड़ी। तुम वैसे ही हार गए हो। तुम्हारी हालत देखकर लगता नहीं है कि तुम मेरे साथ और ज्यादा लड़ सकते हो। ऐसे में तुम्हारा मरना ही ठीक होगा, विवेक ओबेरॉय दक्ष की तरफ देखकर कहता है। फिर विवेक ओबेरॉय अपने पैसे दक्ष को घुमाता है, लेकिन दक्ष की आंखें इस वक्त खुली हुई थी और वो उसी को देख रहा था। दक्ष बिल्कुल धीरे धीरे सांस ले रहा था। इस लड़ाई में उसका कवच फिर टूट गया था, क्योंकि वहां पर धमाका ही कुछ ऐसा हुआ था। दक्ष की ऊर्जा ने उस ही घायल कर दिया था। तुम कुछ भी कर लो, लेकिन मुझे हार नहीं पाओगे, दक्ष उसको देखकर कहता है। तुम हार तो चुके ही हो। तुम अपनी हालत देखो। ऐसे में तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे जी सकते हो? मैं चाहूं तो अभी तुम्हारी गर्दन के 2 टुकड़े कर सकता हूं, वो भी तुम्हारी तलवार से। लेकिन इतने सालों के बाद मुझे एक ऐसी लड़ाई मिली जिस पर मुझे वो समय याद आ गया जब मैं लड़का शुरू ही किया था। मैं भी तुम्हारे ही जैसा था, एकदम उम्मीद से भरा हुआ और किसी भी चीज से न डरने वाला, लेकिन वक्त डालना सिखा देता है, विवेक ओबेरॉय कहता है। दक्ष बस उसी को देख रहा था और आगे कुछ नहीं बोलता है। उसकी डेडली नाइट शेड ने काम करना बंद कर दिया था, क्योंकि वो बहुत ज्यादा दक्ष को ठीक कर चुकी थी, जिसकी वजह से वो अपने आप दक्ष के अंदर चली गई थी, और अब दक्ष का ठीक होना काफी ज्यादा मुश्किल हो गया था। तुम बहुत आगे जा सकते थे, लेकिन तुम अपनी घमंड में हार नहीं मानोगे, और मुझे इस गेम को खत्म करने के लिए तुम्हें मनाना होगा, क्योंकि तुम ऐसे ही करने वाले थे, विवेक ओबेरॉय कहता है। और वही पास में पड़ी दक्ष की तलवार के पास जाने लगता है, क्योंकि उसकी तलवार टूट गई थी। दक्ष ने जो ऊर्जा उस पर छोड़ी थी, उस बचाने के लिए विवेक ओबेरॉय ने अपनी तलवार को बीच में किया था, और इस वार से वो तलवार टूट कर बिखर गई, और इस तलवार के टुकड़ों की वजह से विवेक ओबेरॉय का कवच भी टूट गया था। इसलिए अब उसके पास दक्ष की तलवार इस्तेमाल करने के अलावा और कोई अच्छा रास्ता नहीं था। दक्ष इस वक्त पूरी तरह से अपने ही खून में डूबा हुआ था, और दक्ष की ऐसी हालत देखकर निशिका और निशा की आंखों में आंसू आ गए थे। यही नहीं, दक्ष के सभी दोस्तों की आंखें नम हो गई थीं। वो बस यही दुआ कर रहे थे कि दक्ष ये की लड़ाई छोड़ दे, लेकिन दक्ष ने इस लड़ाई को छोड़ने से मना कर दिया था, जिसकी वजह से अब उसका मारना पक्का था। मेरा बदला पूरा हुआ। दक्ष मेरी आंखों के सामने मर रहा है, विक्रम राठौर उसको देखकर कहता है। बहादुर सिंह उसकी इस बात पर कोई जवाब नहीं देता, क्योंकि वो भी जानता था कि अब दक्ष नहीं बच पाएगा। लेकिन दक्ष में एक बैकअप प्लान पहले ही बना रखा था, इसलिए वो विवेक ओबेरॉय की तरफ देखते हुए कहता है, तुमको एक बड़ी लड़ाई लड़नी है ना, तो 1 मिनट रुक जाओ, फिर मैं तुम्हें एक बड़ी लड़ाई दिखाता हूं। 1 मिनट चलो, तुम्हें 1 मिनट भी दिया, देख लेते हैं तुम 1 मिनट में ऐसा क्या कर सकते हो जिसकी वजह से तुम अपनी जान बचा लो, विवेक ओबेरॉय कहता है। दक्ष ऊपर देखकर मुस्कुराने लगता है और अपनी आंखें हल्की सी बंद कर लेता है, मानो वो किसी को याद कर रहा हो। वही एक अनजान ग्रह पर एक कमरे में एक लड़का बैठा हुआ था, और वो अपने हाथ में एक मौजूद लैपटॉप में ये लड़ाई देख रहा था। ये लड़का और कोई नहीं, वीर था। मैंने कहा था तुम्हें लड़ना हो तो अपनी मर्जी से लड़ना, मेरी वजह से नहीं, लेकिन तुमने एक ऐसी लड़ाई दिखाई है जिसकी वजह से मैं तुम पर बहुत ज्यादा खुश हूं, और मैं नहीं चाहता कि तुम ऐसे ही इसके हाथों मारे
जो समय आने पर तुम मेरे साथ काम कर सकते हो। तुम मजबूत हो, लेकिन तुम्हें और मजबूत होने के लिए समय की जरूरत है। वीर उसको देखकर कहता है। वीर अंगूठी निकालने ही वाला था। इतने में उसके कमरे का दरवाजा खुलता है और काल उसके कंपनी के अंदर आ जाता है। वो आते ही कहता है, तुम एक बार फिर उसकी मदद के लिए जा रहे हो। जब मैं पिछली बार उसके अंदर गया था तब उसने मेरी मदद मांगी थी और मैंने कहा था मैं नहीं आऊंगा, तुम अपने दम पर लड़ना। लेकिन ये लड़ाई देखने के बाद मुझे पता चल गया है कि वो और ज्यादा नहीं लड़ सकता है और मैं इतने काबिल लड़के को ऐसे ही नहीं करने दे सकता। वीर कहता है, तुम चिंता मत करो, मैं तुमको रोकने नहीं आया हूं। तुम जा सकते हो और अपनी पूरी ताकत लगाकर ये लड़ाई जीत करना। मैं तुम्हें यही कहने आया था कि तुम उसकी मदद के लिए जो, लेकिन जब तुम खुद से उसकी मदद के लिए जा रहे हो तो अच्छा ही है, काल कहता है। काल की ये बात सुनने के बाद वीर तुरंत ही अपनी अंगूठी निकाल देता है और एक ऊर्जा के गोले में बदलकर वहां से गायब हो जाता है। वीर के जाते ही हाफ ब्लड भी वहां पर आ जाता है और वो काल से पूछता है, आपने इसे फिर से क्यों भेज दिया? आप तो बोल रहे थे कि आप दोबारा इसको उसके पास नहीं जाने देंगे। इसको उसके बारे में काफी कुछ पता चल गया है और मैं कुछ भी कर लूं, ये उसका भाई है और ये अपनी आंखों के सामने उस मारता हुआ नहीं देखा, ये वैसे भी चला जाता। ये बात मैं जानता था और आज तुम्हें भी चाहता हूं कि वीर उसे लड़े और जीते। काल अपने चेहरे पर स्माइल के साथ कहता है, लेकिन क्यों? आज ऐसा क्या है? हाफ ब्लड पूछता है। वैसे तो मुझे पैसों की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने दक्ष के ऊपर अपनी 1 करोड़ रुपए लगाए हैं। अगर वीर उसके अंदर जाकर ये लड़ाई जीत है तो मुझे इतने पैसे मिलेंगे, इसके बाद मैं अपने काम को सही तरीके से आगे कर पाऊंगा। काल अपने चेहरे पर वही स्माइल के साथ कहता है। फिर हाफ ब्लड कुछ नहीं बोलना और उस लड़ाई को देखता रहता है जो अब होने वाली थी। दक्ष की 1 मिनट पूरी होने ही वाली थी, तभी उसके अंदर एक अजीब सी ऊर्जा आती है और उसी के साथ दक्ष को एक ऐसी आवाज आती है जिसके बाद दक्ष अपने आप को काफी ज्यादा रिलैक्स और सुरक्षित महसूस करने लगता है। तो तुमने मेरी बात नहीं मानी और ये लड़ाई करने के लिए आ ही गए। वैसे मेरा आने का मन तो नहीं था, लेकिन मैं तुमको ऐसे ही मरने नहीं दे सकता था। मैं तुम्हारी 2 बार जान बचाई है और मुझे काफी कुछ सीखने को मिला। पिछली बार मुझे पता चला कि मैं बचाव करने में बहुत ही ज्यादा कमजोर हूं और उसके बाद मैं बचाव करना शुरू कर दिया और फिर मैं बचाव में काफी ज्यादा अच्छा हो गया और किसी लड़ाई में मुझे पता चला कि मैं काफी ज्यादा अच्छा हो गया हूं। लेकिन आज इसको देखकर लग रहा है कि ये मुझे बताया कि मैं सच में कितना ज्यादा ताकतवर हूं। वीर दक्ष से कहता है, मैं तो अपनी लड़ाई पहले ही लड़ चुका हूं मेरे भाई, अब तुम ही इसको हराने में मेरी मदद करो। लेकिन लड़ते हुए मुझे इससे बात करनी है, इसलिए तुम शरीर का बाकी हिस्सा अपने कंट्रोल में कर सकते हो, लेकिन बोलने का काम मेरा होगा। दक्ष कहता है, कोई बात नहीं, वैसे भी मैं इसको अच्छे से नहीं जानता हूं, तुम इसको अच्छे से जानते हो, इसलिए इस बात कर सकते हो। वैसे भी इससे तुम्हें इतना दर्द दिया है, ऐसे में से तुम जरा भी बात नहीं करोगे तो कैसे चलेगा? मैं चाहता हूं कि जब भी मैं इसको मारूं तो तुम इस बात करके इसको बताओ कि इसकी हालत क्यों हो रही है। वीर कहता है और दक्ष के शरीर पर अपना कंट्रोल लेने लगता है। वीर के कंट्रोल लेते ही दक्ष के अंदर ऊर्जा फैलना शुरू हो जाती है और इसके बाद दक्ष धीरे धीरे खड़ा हो जाता है। तुम्हारी हड्डियां तक टूट गई हैं, ऐसा क्या किया था तुमने? वीर पूछता है। ज्यादा कुछ नहीं, पर एक ऐसा काम कर दिया था जिसके लिए मुझे काफी लोगों ने मना किया था और इस वजह से मेरा ये हाल हो गया। तुम कह सकते हो कि मेरी ही ताकत में मुझे घायल कर दिया, दक्ष वीर को बताता है। वीर दक्ष को धीरे धीरे ठीक कर रहा था। दक्ष को वापस से खड़ा होता हुआ देख सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान थे, क्योंकि किसी को नहीं लग रहा था कि दक्ष फिर से खड़ा हो सकता है। लेकिन दक्ष खड़ा ही नहीं हुआ था, वो लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार नजर आ रहा था। उसकी आंखों में वही चमक थी जो लड़ने से पहले थी। तुमने मुझे 1 मिनट देकर बहुत बड़ा काम किया है, बदले में मैं तुम्हें एक मौका देता हूं। इस लड़ाई को छोड़कर चले जाओ और जाने से पहले मेरा खंजर और मेरी तलवार मुझे वापस कर दो, तो मैं शायद तुम्हारी जान बख्श दूंगा, नहीं तो तुम्हें मरना होगा। दक्ष अपनी आवाज में बेरहमी के साथ कहता है। आज से पहले दक्ष की ऐसी हालत कभी नहीं हुई थी। अगर थोड़ा सा भी ऊपर नीचे हो जाता तो शायद दक्ष जिंदा ही नहीं बचता। तुम 1 मिनट में खड़े तो हो गए हो। मैंने सुना था कि तुम्हारे पास कोई शोल है जो तुम्हें ठीक करती है, लेकिन मुझे उस बारे में ज्यादा यकीन नहीं था। लेकिन अब मैं देख लिया है कि ऐसी शोल सच में होती है जो किसी को भी ठीक कर सकती है।
लेकिन इसने तुम्हें पूरी तरह से ठीक नहीं किया है। तुम अभी भी कमजोर नजर आ रहे हो, और ऐसे में तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे हरा सकते हो, विवेक ओबेरॉय कहता है। उन दोनों को वापस में ऐसी बातें करता हुआ देखने वालों के तो होश ही उड़ गए थे, क्योंकि कुछ देर पहले जो हुआ था वो किसी भयानक हादसे से कम नहीं था। देखने वाली तक डर गए थे, और ऐसे में उन दोनों को वापस लड़ाई के लिए तैयार होता हुआ देख सभी को गूसे बम्स आने लगे थे। ये बोलना मुश्किल था कि उन दोनों में ज्यादा कमजोर कौन है। ये बात तो सब जानते थे कि विवेक ओबेरॉय बहुत ही ज्यादा ताकतवर है, लेकिन किसी ने भी ये नहीं सोचा था कि दक्ष, जो एक इवॉल्वर भी नहीं है, वो विवेक ओबेरॉय जैसे आदमी को इतनी बड़ी टक्कर दे सकता है, और एक बार इतनी भयानक हमले के बाद भी फिर से खड़ा हो सकता है। लेकिन इन सब का कोई फायदा नहीं था, क्योंकि उन दोनों में से कोई भी हार नहीं मानने वाला था। ऐसे में उन दोनों में से कोई एक ही जिंदा बचेगा, ये बात सबको पता थी। उन दोनों में से कोई भी मारे नुकसान तो देवग्रह का ही होने वाला था। अगर ये लड़का एक इवॉल्वर बन जाता है तब शायद ये विवेक ओबेरॉय को हरा पाता, लेकिन इसने उस इतनी बड़ी टक्कर दे दी है। ऐसे में इसका नाम तो हमेशा हमेशा इस टूर्नामेंट में लिया ही जाएगा, चाहे जिंदा बचे या ना बचे, क्योंकि आज से पहले इस टूर्नामेंट में ऐसा कुछ नहीं हुआ था कि कोई मुकाबला इतना ज्यादा लंबा चला हो, और अभी भी ये लड़ाई चलती ही जा रही थी। लेकिन इस लड़ाई को देखने वाले बिल्कुल भी बोर नहीं हुए थे। वो पूरे ध्यान से इस लड़ाई को देख रहे थे। कुछ लोग तो अपनी पलकें तक नहीं झपक रहे थे, क्योंकि उन्हें डर था कहीं इस बीच कोई ऐसा सीन ना चला जाए जिसकी वजह से वो लड़ाई देखने का मजा खो दे। देख, ये खड़ा हो गया और लड़ने के लिए तैयार है। तू अपने आप को कमजोर मत सोच, तू इसे हर है जो विवेक ओबेरॉय जैसे आदमी को दूसरी बार टक्कर देने के लिए खड़ा हो चुका है। बहादुर सिंह चिल्लाते हुए विक्रम राठौर से कहता है, ये दूसरी बार खड़ा हो चाहे तीसरी बार मारे करो, यही ये कितनी भी कोशिश कर ले, इसको कोई नहीं बचा सकता है। इसका मरना तो पक्का है, और वो भी विवेक ओबेरॉय के हाथों, क्योंकि विवेक ओबेरॉय जो काम हाथ में लेता है उस पीछे नहीं छोड़ना, और अब तक उसने अपनी ताकत दिखाई कहाँ है। तूने शायद इसका पिछले साल वाला मुकाबला नहीं देखा, उसके अंदर जोश ने किया था, वो तो इसके सामने 10% भी नहीं है। ऐसे ही लोग इसे नहीं रहते हैं। ये इस टूर्नामेंट का चैंपियन बनते बनते रह गया था, और अब की बारी है, चैंपियन जरूर बनेगा। विक्रम राठौर अपनी आवाज में और भी ज्यादा घमंड के साथ कहता है। ये लड़ाई लोगों की उम्मीद से भी ज्यादा बड़ी और खतरनाक होती जा रही थी। किसी ने भी नहीं सोचा था कि ये लड़ाई इतनी अच्छी और मजेदार हो सकती है। सभी यही सोचकर आए थे कि दक्ष तो एक इवॉल्वर भी नहीं है, और वो कुछ ही देर में विवेक ओबेरॉय के हाथों मारा जाएगा। कुछ लोग तो इसलिए देखने आए थे क्योंकि किसी ने दक्ष के ऊपर 1 करोड़ रुपए लगा दिए थे। वो बस ये देखने आए थे कि कौन है जो दक्ष की जीत पर इतना विश्वास कर रहा है। दक्ष की हालत काफी ज्यादा कमजोर और बेकार हो गई थी, लेकिन अब वो धीरे धीरे अपने आप को ठीक करता जा रहा था, जो लोगों की समझ से बाहर था। दक्ष के दोस्त जो इस वक्त रोने की हालत में हो गए थे, उन लोगों ने भी अपने आंसू पूंछ लिए थे और इस मुकाबले को देखने लगे थे और जोर जोर से दक्ष का नाम ले रहे थे, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं था। दक्ष को उनकी आवाज नहीं आ रही थी। तुम सबसे ज्यादा अलग हो, लेकिन तुम्हारे पास वक्त की कमी है और तुम इस कमी की वजह से ही हारने वाले हो। लेकिन रही बात तुम्हारी तलवार और खंजर कि तुम उनकी चिंता मत करो, उनका इस्तेमाल मैं बहुत ही अच्छे से कर लूंगा और तुम्हारे खंजर को अनलॉक करके मैं उस तुम्हारा ही नाम दूंगा ताकि मैं तुमको याद रख सकूं, विवेक ओबेरॉय कहता है। इसकी नौबत नहीं आएगी, क्योंकि अभी तक मैं भी अपनी पूरी ताकत नहीं दिखाई है। मेरे पास अभी भी एक हुक्म का इक्का बाकी है जो ये पूरा मुकाबला बदल सकता है। दक्ष अपने चेहरे पर स्माइल के साथ कहता है, कौन सा है तुम्हारा हुक्म का इक्का, जरा दिखाओ, विवेक ओबेरॉय कहता है। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें वो भी दिखाऊंगा। मेरी ताकत मेरे पास वापस आ गई है और अब मुझे तुम्हारी सारी ताकत चाहिए। तुमने मेरे साथ जो किया है उससे मैं नाराज नहीं हूं और ना ही गुस्से में हूं। मुझे ऐसी लड़ाई पसंद है जिससे मुझे काफी कुछ सीखने को मिले, लेकिन इस लड़ाई में हम दोनों में से कोई एक ही बच सकता है, क्योंकि न तो तुम हार मानने वाले हो और ना ही मैं, दक्ष कहता है। तुम्हारा यही एटीट्यूड मुझे पसंद है। ऐसा एटीट्यूड बहुत ही कम लोगों के पास होता है। मुझे भी ऐसा ही एटीट्यूड चाहिए था जब मौत मेरे सामने खड़ी हो और मैं उसकी आंखों में आंखें डालकर उसका सामना कर सकूं, जैसा तुम अपनी मौत का कर रहे हो।
तुम्हारी बातें अब मुझे गुस्सा नहीं दिला रही, बल्कि मुझे तुम पर तरस आ रहा है। लेकिन तुमने एक बात सही कही है, इस मुकाबले में हम दोनों में से एक ही बचेगा, विवेक ओबेरॉय कहता है। तो सोच क्या रहे हो? लड़ना शुरू करते हैं, दक्ष बोलता है और अपने गॉन्टलेट को बाहर निकाल लेता है। विवेक ओबेरॉय भी इस वक्त लड़ने को तैयार था और वो दक्ष की तलवार को ऊपर उठा लेता है। दक्ष की तलवार इस वक्त ऐसी महसूस हो रही थी कि वो किसी भी चीज को आसानी से काट सकती है। तुम थोड़ी देर और बात कर सकते थे, तब तक मैं तुम्हारे शरीर को और भी ज्यादा ठीक कर देता। तुमको इतनी जल्दी झाड़ने की क्या जरूरत थी? तुम्हारी अभी भी कुछ हड्डियां टूटी हुई हैं। वीर कहता है, जो इतनी देर से दक्ष को ठीक करने में लगा हुआ था, क्योंकि जब उसने दक्ष की हालत देखी थी तब वो बहुत ज्यादा हैरान हो गया था, क्योंकि वीडियो देखने पर उसे ऐसा नहीं लगा था कि दक्ष की हालत इतनी ज्यादा खराब हो सकती है। लेकिन जब वो उस ठीक कर रहा था तब उस पता चल रहा था कि दक्ष सच में ही कुछ देर में करने वाला था। अगर वो नहीं आता तो शायद अब तक वो मर चुका होता। तुम क्या मुझे साथ साथ ठीक नहीं कर सकते हो? शायद अब मेरी शोल काम आ जाए, दक्ष कहता है और डेडली नाइट शेड का इस्तेमाल करना शुरू कर देता है। वीर के आने पर दक्ष के शरीर में एक अलग ही ऊर्जा आ गई थी, जिसकी वजह से दक्ष की डेडली नाइट शेड ने फिर से काम करना शुरू कर दिया था। हालांकि वो धीरे धीरे कम कर रही थी, लेकिन दक्ष के लिए वो काफी था।